बाकी लोगों ने किए? चलो ठीक है। तो सभी को जो भी चीजें आपको यहाँ पर कराई जा रही है एटलीस्ट उसको एक बार रिवाइज कर लिया करो, क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश किया करो जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो एग्जाम की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो एक्सरसाइज 13.1 हमने कंप्लीट कर ली थी पिछली क्लास में। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, जिसमें हम बेलन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? बेलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बेलन जिसको हम सिलेंडर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर ये बनता कैसे है सबसे पहली चीज। तो ये दिखता कैसे है? जैसे अ, इस तरीके से ये दिखता है ना। ये दिखता कैसा है? इस तरीके का ये दिखता है, ऊपर और नीचे की तरफ इस तरीके से। जैसे आपका कोई आपके जैसे बाल्टी हो गई, है ना। बाल्टी किस प्रकार की होती है? एक बेलन के आकार की होती है। बाल्टी हो गई या मग हो गया या कोई भी बॉक्स हो गया, ठीक है, कोई भी डब्बा टाइप हो गया, तो ये एक बेलन के प्रकार का पता है। ओके ठीक है, पता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। पता तो फिर आपको सब कुछ ही होगा। जिनको नहीं पता है प्लीज, जिनको पता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए। तो जिनको नहीं पता है तो वो ध्यान दें। बेलन दिखता कैसा है? इस तरीके से दिखता है। ठीक है, पता है, ठीक है, सबको ही पता है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं, पता तो खैर आपको सब कुछ होगा ही, फिर भी मुझे बताना है, मेरा फर्ज है बताने का। बेलन के जो सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज 13.2, जो एक्सरसाइज 13.2 है, इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में ये भी पता है क्या सबको? हम पढ़ने क्या वाले हैं, सब कुछ आता है ना सबको। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम दो तरीके के पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम वक्र पृष्ठ और एक हम पढ़ेंगे संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे वक्र पृष्ठ और एक हम पढ़ेंगे संपूर्ण पृष्ठ। तो बताइए इसमें वक्र पृष्ठ कौन सा क्षेत्रफल होगा? ये आपके सामने एक बेलन है, तो इसमें वक्र पृष्ठ अगर मैं कहूं कौन सा है, ऊपर बीच में या नीचे, वक्र पृष्ठ मैं किसको बोलूंगा? क्योंकि आपको पता ही है सब कुछ जैसा कि आपने कहा, तो मुझे बताओ इसमें वक्र पृष्ठ कौन सा एरिया होगा इसका? हाँ जी, बताओ भाई। इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल हम पढ़ने वाले हैं बेलन का। आप लोग कह रहे थे कि आपको पता है, तो मुझे बताओ इसमें वक्र पृष्ठ कौन सा है? वक्र पृष्ठ किसको सिलेंडर बोलूंगा वाला। इस बेलन में? किसको? ऊपर वाला? ये इसको वक्र पृष्ठ बोलोगे क्या? नहीं, वक्र पृष्ठ होता है ये बीच वाला हिस्सा। अंदर अगर मैं कह वाला। रहा हूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर मैं कह रहा हूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका मतलब ये है ये वाला हिस्सा। कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, ये क्या है? आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी जहां पर वक्र बन रहा है। यानी अगर मैं एक बाल्टी ले लूं, अगर मैं एक बाल्टी ले लूं, तो बाल्टी का जो बाहर बाहर का हिस्सा है, गोल गोल जो होता है, आप एक बाल्टी ले लो, उस बाल्टी का जो बाहर बाहर का हिस्सा है जो गोल गोल होता है ना, जो चारों तरफ से गोल गोल होता है, उसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठ। ये चीज सभी को क्लियर हुई? वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है ना। अक्सर आप सबको आप चीजें पता होती है, लेकिन यहाँ पर मुझे बेसिक से पढ़ाना होता है, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से। इसलिए मैंने आपको ये सिलेंडर बना के दिखाया था, लेकिन कुछ बच्चों ने बोला कि आपको पता है। तो मुझे पता है आपको सब पता है, लेकिन मुझे बिल्कुल बेसिक से चलना है हर स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए। तो आप, अगर आपको पता भी है तो आप थोड़ा सब्र रखा करो बाकी लोगों के लिए भी, है ना। तो वक्र पृष्ठ कौन सा क्षेत्रफल होगा? ये वाला। यानी अगर मैं एक बाल्टी की बात करूं, तो बाल्टी का जो बाहर बाहर का हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। इसको हम क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठ।
ठीक है। अब बात आती है संपूर्ण पृष्ठ। ये बेसिक्स हैं, ये सभी को समझने हैं, है ना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला सभी याद कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है ये पता होना चाहिए सबको। हाँ, एक बच्चे ने फॉर्मूला भी बता दिया वक्र पृष्ठ का, अब वो फॉर्मूला आया कहां से ये आपको पता है क्या? वो अभी हम सीखेंगे। ठीक है। याद तो आपको सब कुछ है, जानता हूं मैं, लेकिन ये चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में हमें समझ की ज्यादा जरूरत होती है। अब बात करता हूं संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा इसका, बताइए। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? संपूर्ण मतलब सब कुछ। कुछ का संपूर्ण मतलब सब कुछ। माइक बंद रखें प्लीज। माइक बंद कर लो भाई, माइक बंद कर लो। मैं फॉर्मूला नहीं पूछ रहा आप लोगों से, फॉर्मूला मत लिखो। फॉर्मूला नहीं पूछ रहा, मुझे पता आपको फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला नहीं पूछा मैंने, पूछा इस आकृति में अगर मैं कहूं संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो जब मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करूंगा तो ऊपर वाला, बीच अरे वाला ऊपर और से बंद नीचे हो। वाला। प्लीज यार माइक मत ऑन करो प्लीज, है ना, माइक ऑन मत करो बार बार, है ना, रिक्वेस्ट है आपसे। वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला हिस्सा, और संपूर्ण पृष्ठ मतलब ये सारा, यहां से लेकर यहां तक, ऊपर वाला भी, बीच वाला भी और नीचे वाला भी। तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। अब ये फॉर्मूले मैं इसी से निकालूंगा, ये जो फॉर्मूले आप लिख रहे हो ना, ये आए कहां से ये भी जानना जरूरी है आपके लिए। याद तो आपको है ही खैर, पर मैं चाहता हूं आप लोगों को सब कुछ पता रहे कि ये आए कहां से फॉर्मूले। तो बताइए, ये सबको क्लियर है वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? अगर ये सबको क्लियर है तो चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। अब इनके फॉर्मूले हम बनाते हैं कि फॉर्मूले कैसे आए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। सबसे पहले क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ। देखो मैं चाहता तो सीधा फॉर्मूले बताकर आपको क्वेश्चन कराने लग जाता, लेकिन मैं ये चाहता नहीं। मैं चाहता हूं आपको हर चीज बिल्कुल क्लियर हो, है ना, आप कुछ नया सीखो यहां से। बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं, तो देखो सबसे पहले बात आती है ये बेलन बनता कैसे। बेलन बनता कैसे है? बेलन बनता है, मान लो ये कोई आयत है, मान लो ये कोई आयत है जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी लंबाई क्या है, एल है, और इसकी जो चौड़ाई है वो एच है। एक आयत है जिसकी लंबाई एल है और चौड़ाई एच है। ठीक है, ये बात सभी लोग ध्यान से सुने। एक क्या है, आयत है जिसकी लंबाई क्या है, एल है, और चौड़ाई क्या है, एच है। अब अगर मैं इस आयत को घुमा दूं, इस आयत को मैं क्या कर दूं, घुमा दूं। कैसे, अभी दिखाता हूं घुमाकर। अगर मैं इस आयत को घुमा दूं, जैसे मान लो ये एक मेरे पास पेपर है, ये आयत की तरह है, ये पेपर है कॉपी का, ये एक आयत की तरह है। इसकी लंबाई मानो एल है और चौड़ाई एच है। इसकी जो लंबाई है वो एल है और इसकी चौड़ाई है वो एच है। मैं इसको ऐसे घुमाकर, मैंने इसको ऐसे घुमाया और घुमाकर इसके सिरों को ऐसे मिला दिया इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया एक बेलन। ऐसे घुमाया, बेलन। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको घुमा दिया, ये देखो। तो अब ये क्या बन गया है, एक बेलन बन गया है। पहले आयत था, तो जब मैंने इसको, इसके नीचे वाला जो हिस्सा था, यानी इसकी जो लंबाई के सापेक्ष जब मैंने इसको घुमाया, तो तब क्या बना, एक बेलन बना। यानी कहने का सिंपल मतलब ये है कि जब ये मान लो आयत था, तो जब मैंने इसकी लंबाई को ऐसे घुमा दिया और घुमाकर इससे मिला दिया, तो ये क्या बन गया, एक बेलन बन गया। तो ये किस प्रकार का बनेगा बेलन, तो इस प्रकार से जब मैंने इसको घुमाया तो यहां पर एक बेलन बना, ऐसे इस तरीके से। और इस बेलन का जो नीचे वाला हिस्सा है क्या हो जाएगा, अब एक वृत्त के आकार का हो जाएगा, एक सर्कल के आकार का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब मैंने, ये मेरे पास एक आयत था पेपर के रूप में, और जब मैंने इसका बेलन बनाया था, तो नीचे से देखो एक वृत्त दिख रहा है सभी को, नीचे एक वृत्त बन गया।
नीचे क्या बन गया, ये देखो गोल गोल एक वृत्त बन गया। ठीक है, यानी जो इसकी लंबाई थी, पहले ये वृत्त क्या था, जब मैं इसको सीधा कर रहा हूं तो ये लंबाई थी, और जब मैंने इसको घुमा दिया तो वो लंबाई अब क्या बन गई है, एक वृत्त बन गई है। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर हुई। पहले जब ये आयत था तो ये एक लंबाई थी, और जब मैंने इसको नीचे से घुमाया तो अब ये लंबाई क्या बन गई है, एक वृत्त बन गई है। यानी अगर मैं आपसे कहूं इस आयत का क्षेत्रफल क्या है, इस आयत का क्षेत्रफल क्या है, L गुणा H। जब ये आयत था, जब ये आयत था तो क्षेत्रफल था L गुणा H। अब ये बेलन बन गया तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L की जगह क्या आ जाएगा, इस वृत्त की लंबाई। L की जगह क्या आ जाएगा, वृत्त की लंबाई, क्योंकि L अब क्या बन गया है, नीचे एक वृत्त बन गया है। जितनी लंबाई इस L की थी जब मैंने उसको घुमाया तो वो वृत्त बन गया। और एक वृत्त की लंबाई कितनी होती है, उसकी परिधि के बराबर। अगर एक वृत्त है ना, अगर मैंने मान लो एक यहां पर वृत्त बनाया इस तरीके से, जिसकी जो त्रिज्या है वो R है, तो अगर मैं कहूं इस वृत्त की लंबाई कितनी है, तो वृत्त की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है। वृत्त की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, उसको हम वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। ठीक है, ये जो वृत्त है इसकी ये जो लंबाई है सारी, इसको हम कहते हैं वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, अगर त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो यानी इस वृत्त की परिधि क्या हुई अब, 2πr। 2πr यानी L की जगह क्या आ गया, 2πr और गुणा में h। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया, 2πrh। ये होता है हमारा वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया या CS से भी बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh, किसका, बेलन का। ठीक है, समझ में आया सभी को कैसे आया ये। अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है ना तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। आप बल्कि दूसरे इंसान को समझा भी दोगे कि ये आया कैसे। अगर कोई पूछ ले आपसे कि ये कैसे आया तो आप समझा दोगे कैसे आया, कि लंबाई मैंने h मान, सॉरी लंबाई L मान ली थी, चौड़ाई h मान ली थी एक आयत की, फिर आयत को मैंने घुमा दिया तो वो लंबाई वृत्त में बदल गई, और वृत्त की लंबाई होती है 2πr, तो 2πr गुना h, तो 2πrh। तो ये किसका क्षेत्रफल आया है, सिर्फ वक्र पृष्ठ का। ये किसका क्षेत्रफल आया है, सिर्फ इतने हिस्से का, वक्र पृष्ठ का। अभी हमने ऊपर और नीचे वाले हिस्से को मिलाया नहीं है इसमें। अब अगर मैं बात करूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, अगर मैं बात करूं इसमें किसकी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर वाला वृत्त आ जाएगा, नीचे वाला वृत्त आ जाएगा और बीच वाला हिस्सा आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ये जो ऊपर वाला वृत्त है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr², प्लस जो नीचे वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr², प्लस जो बीच के जो हिस्सा है इसका क्षेत्रफल क्या है, अभी हमने निकाला 2πrh। ठीक है, एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, ऊपर वाले वृत्त का πr², नीचे वाले वृत्त का πr² और बीच वाले का 2πrh। ये क्या हुआ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो πr² प्लस πr² क्या आया, 2πr² प्लस 2πrh, और यहां से आप 2πr अगर कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचा, r प्लस h। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हो 2πr इंटू h प्लस r। ये किसका फॉर्मूला होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ये किसका फॉर्मूला होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला वृत्त πr², नीचे वाला वृत्त πr², बीच वाला 2πrh, तीनों को जोड़ो। अगर बाय चांस आप ये फॉर्मूला भूल जाओ तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 2πr² प्लस 2πrh। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। फिर हम
चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हमने दो फॉर्मूले यहाँ पर पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CS से कितना होता है 2πRH, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TS से कितना होता है 2πR इंटू H+R। इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ और इसको हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिए हैं। बात करते हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सभी को क्वेश्चन साफ साफ नजर आ रहा है, मतलब ब्लर तो नहीं आ रहा, क्वेश्चन साफ दिख रहा है सभी को। क्वेश्चन में कहा गया है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। आप सभी लोगों के पास पूरे आप सभी लोगों के पास पूरे 5 मिनट हैं। ठीक है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ आपका टाइमर चल सर रहा आपकी आवाज नहीं आ है। रही आप है। सभी लोगों के पास पूरे, किसी को भी नहीं आ रही क्या आवाज मेरी? आ रही है। आ रही है ना? अगर आवाज नहीं आ रही है किसी को तो प्लीज दोबारा से ज्वाइन कर लो। यहाँ आपका टाइम शुरू हो चुका है, 5 मिनट है आपके पास। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। यस करिए। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसकी ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर दी है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 2πRH बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है आपको। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। ठीक है भाई, देखो जब भी मैं आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछूं तो मात्रक के साथ आंसर दिया करो मुझे। ये दो दो का मतलब क्या है? दो क्या? दो क्या? दो के साथ कुछ आएगा, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, कुछ तो आना चाहिए। तो उसको लिखा करो, आदत डाल लो, मात्रक जरूर लिखा करो साथ में, जो अच्छा लगे पढ़ने में। 2 सेंटीमीटर, दो दो का मतलब मैं क्या समझूंगा, है ना? वेरी गुड। तो जिन जिन बच्चों का आंसर आ गया है, टाइम आपका चल रहा है, आप टाइम देख लें जो बच्चे बच गए हैं। सौरभ जहांगीर, पवित्रा, ज्योति प्रजापति, शिवा, संदीप जहांगीर, महेंद्र, मधु। मधु आर निकला है ना, व्यास निकालना है। पवित्रा, राहुल, मधु, यस वेरी गुड। मधु, शबनम, अभिषेक कुमार, क्या नाम है इनका, पुष्पा, प्रियांशु, जतिन, विनोद कुमार नाम से हैं, वेरी गुड। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, तो सभी का आंसर सही है, 2 सेंटीमीटर। गजेश, ओके गजेश। बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी सॉल्व करें। चलिए तो मैं करता हूं अब इसको सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, यानी h बराबर कितना दिया हुआ है, एक बेलन है जिसकी ऊंचाई h बराबर कितनी है 14 सेंटीमीटर। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है? व्यास निकालना है। व्यास को हम बोलते हैं डायामीटर, ये भी आपको पता ही होगा क्योंकि आपको सब कुछ पता ही है। ठीक है, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, ये भी आपको पता ही होगा। यानी आपको डी का मान निकालना है। ठीक है, आपको किसका मान निकालना है? डी का। तो डी का मतलब डायामीटर, जिसको हम व्यास बोलते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को मैं CS से लिख दूं, आप इसका मतलब समझ जाओगे। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ऊंचाई h दी हुई है हमें 14 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? डी निकालना। तो सबसे पहली चीज आपको पता होगा कि जो व्यास होता है, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या होता है।
ये आपको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो इसको लिख लो कि जो व्यास होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। तो पहले मैं निकालूंगा इसकी त्रिज्या, ठीक है, कैसे निकालूंगा आइए समझते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहां लिखूंगा, हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr h। ठीक है, यानी आपको क्या दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr h, यानी 2πr h बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो इसका मतलब हुआ कि जो 2πr h है वो बराबर है 88 के। यही मतलब हुआ इसका, दोनों ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, ये भी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr h, और 88 जो है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, इसको सॉल्व कर लेता हूं। 2 गुना पाई का मान 22/7 रखूंगा, गुणा आर कितना है निकालना है, गुणा एच कितना है, एच है 14 सेंटीमीटर बराबर 88। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4 या 2 गुणा 22 गुणा आर गुणा 2 बराबर 88 आया। ठीक है, अब 2 दूनी 4 और 4 गुणा 22 कितना हुआ 88 गुणा आर बराबर 88, तो आर बराबर 88/88, 88 को 88 से भाग करोगे तो 1। ये क्या है, आपकी त्रिज्या। आर क्या होती है, रेडियस, त्रिज्या। आर का मतलब क्या होता है, रेडियस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, व्यास, हमें चाहिए क्या, डी, व्यास, डायमीटर। तो व्यास क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या, तो इसका व्यास क्या होगा, यानी डी क्या होगा, 2 गुना आर, और डी बराबर 2 गुना आर का मान कितना है 1, 2 एकम 2, तो व्यास कितना आया, डी बराबर 2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर। बताइए कोई डाउट किसी को, ये आपका पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.2 का, ठीक है। चलिए ओके, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग। धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो यहां पर आपसे ये बोला गया है कि एक बंद बेलनाकार टंकी बनानी है। तो इस लाइन ने हमें सब कुछ बता दिया है। टंकी कैसी होनी चाहिए, बंद बेलनाकार, यानी ऐसी टंकी जो बेलन के आकार की हो और बंद हो हर तरफ से, ऊपर से भी नीचे से भी, और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या हो, बंद हो। तो आपको कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो यहां पर आप क्या निकालोगे बताओ, वक्र पृष्ठ निकालोगे या संपूर्ण पृष्ठ निकालोगे। बेलन का यहां पर आप वक्र पृष्ठ निकालोगे, यानी CS से निकालोगे या TS से निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया। TS से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालोगे, क्यों, क्योंकि ऊपर भी चादर ढकी जानी है, नीचे भी चादर लगाई जानी है, और उसका जो वक्र पृष्ठ है उस पर भी चादर लगेगी। ठीक है, तो चादर तीनों जगह लगेगी, ऊपर नीचे और बीच में, तभी तो बंद होगी वो। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या निकालना है, कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, यानी जितना क्षेत्रफल उस टंकी का होगा उतनी ही हमें चादर चाहिए होगी, क्योंकि हमें चादर से उसको पूरा ढकना है ना। तो जितना टंकी का क्षेत्रफल होगा उतना ही उस चादर का होगा। तो मैं क्या निकालूंगा यहां पर, इस टंकी का, जो टंकी बनाई जानी है उसका क्या निकालूंगा, क्षेत्रफल। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr × h + r। तो करिए सभी लोग ध्यान से,
इस क्वेश्चन को, यहां पर आपको एच दिया हुआ है और व्यास दिया हुआ है, व्यास से पहले त्रिज्या निकलेगी। ठीक है, करिए। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, एच बराबर 1 मीटर और व्यास दिया हुआ है डी बराबर 140 सेंटीमीटर। करिए सभी लोग। आपको क्या निकालना है यहां पर, टी एस से, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ओके, सौरभ जहांगीर दिखाइए अपनी नोटबुक, कैसे सॉल्व किया आपने। सौरभ जहांगीर अपनी नोटबुक दिखाइए, कैसे सॉल्व किया। 74.8 मीटर स्क्वायर कैसे आया आंसर। सौरभ जहांगीर, मेरी आवाज अगर आपको आ रही है, वो जो कि आ ही रही होगी, अपनी नोटबुक दिखाएं। एक मिनट, ये अभी किया है आपने सॉल्व। ऊपर करना कैमरा, डेट दिखाना इस पर, क्या डाली है आपने। इतनी जल्दी तो इतना कुछ आप नहीं लिख सकते। समझता हूं मैं ये सब चीजें जो आप कर रहे हो। यार ऐसे मत करो, खुद से सॉल्व करो ना। स्कूल की कॉपी लेके बैठे हो, स्कूल की कॉपी दिखा रहे हो मुझे। आप सोचते हो कि क्या ही पता चलेगा, सब पता है मुझे, क्योंकि जहां जिस क्लास में आप हो मैं वहां से पहले निकल चुका हूं, तो मुझे पता है। खुद से सॉल्व करो, अपनी स्कूल की नोटबुक मत दिखाओ मुझे। खुद से कॉपी पेन लेकर सॉल्व करो क्वेश्चन को। 7.48 मीटर स्क्वायर, 7.48, 7.48 आ रहा है, 74.8 आ रहा है। कुछ बच्चों को 74.8 आ रहा है। चलो देख लेते हैं इसको एक बार, पता चल जाएगा अभी क्या आ रहा है। अच्छा, पहली चीज यहां पर मुझे इनके मात्रकों को समान करना पड़ेगा। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल देता हूँ, यानी डी कितना होगा। अच्छा, पहले मैं आर निकाल लेता हूं इससे, आर कितना होगा। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, यानी 140/2, यानी 70 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, और जब मैं इसको मीटर में बदलूंगा तो 100 से भाग हो जाएगा ये। 100 से भाग करते हैं ना सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, तो ये क्या हुआ, 0.7 मीटर। तो मेरे पास एच कितना है, 1 मीटर, आर कितना है, 0.7 मीटर। तो मैं टी एस से यहां से निकालूंगा 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 0.7, आर का मान 0.7 गुणा एच प्लस आर। एच कितना है, 1 + 0.7, 1 + 0.7। तो टी एस से कितना आया यहां से, 2 गुणा 22/7 गुणा 0.7 का दशमलव कट के नीचे 10 बन गया, यानी 7/10 गुणा 1 + 0.7 कितना हुआ, 1.7। 7 से 7 कट गया, तो टी एस से कितना आया, 2 गुणा 22/10 गुणा 1.7। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आएगा, 22 दूनी 44, 44 को 10 से भाग करोगे तो 4.4 गुणा 1.7। 17 चौक 68, हासिल 6, 17 चौक 68 और 6 74। ठीक है, और दो अंकों से पहले दशमलव, तो 7.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7.48 मीटर स्क्वायर। तो कितना क्षेत्रफल चाहिए होगा हमें चादर का, 7.48 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की हमें चादर चाहिए होगी। तो बताइए, ये क्लियर हुआ सभी को, सभी को क्लियर हुआ ये। कोई डाउट है तो पूछ लो। सिर्फ पता, हमें सारी चीजें क्वेश्चन में दी हुई है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, 3 या 4 नंबर में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, आपको सिर्फ फॉर्मूले में रखना था और आपको यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया या कहूं मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। अगर ये सभी को क्लियर है तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताओ, चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 3 हिस्से दिए हुए हैं, तो बड़ा क्वेश्चन होगा ये थोड़ा, तो इसको समझते हैं। एक धातु का एक पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। ये आपको आकृति यहाँ पर दी हुई है। इसमें 3 चीजें निकालनी है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। पहले मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ आंतरिक और बाहरी व्यास त्रिज्याएं क्या होती है, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं, देखो आपने वो देखा होगा जो पानी की टंकी के जो पाइप होते हैं वो बेलनाकार आकृति के होते हैं, तो उनकी कुछ मोटाई होती है, मोटाई होती है ना उनकी, कुछ अंदर से वो कुछ थोड़े मोटे होते हैं, है ना। मतलब बीच बीच में तो वो जगह होगी जहां से पानी निकलेगा, और उनकी कुछ मोटाई होती है। जहां पर हमें कुछ मोटाई मिल जाए वहां पर कॉन्सेप्ट आता है आंतरिक और बाहरी त्रिज्या का। आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कहां पर आता है, मान लो कोई ऐसा पाइप है इस तरीके से, इस तरीके से, ये कोई पाइप है। अब इसकी कुछ मोटाई है अंदर से, और उसकी मोटाई जो है वो कुछ इस प्रकार है, मान लो इस तरीके से, ठीक है। ऐसे, तो ये जो देखो, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, यहां से पानी निकल रहा है, यहां से क्या निकलता है, पानी निकलता है, और ये इसकी मोटाई होती है पाइप की, ये पाइप की मोटाई है। ये सब क्या है, पाइप की मोटाई है। तो जो जिस पाइप में कुछ मोटाई होती है ना, जैसे ये हिस्सा मोटाई है इसकी, और बीच में से ये भी मोटाई है इसकी, ये भी, और बीच में से पानी निकल रहा है, बीच में से क्या निकलता है, पानी। तो जहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, जैसे जहां पर कुछ मोटाई होती है पाइप की, वहां पर आता है आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या। पहले ये बताओ, ये समझ में आया आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या आया कहां से, जब किसी पाइप की कुछ मोटाई होती है। जैसे ये मैंने आपके सामने बनाया है, ये एक पाइप है मान लो पानी का, तो यहां से पानी निकल रहा है इसमें से, और ये इसकी मोटाई है, मतलब बाहरी हिस्सा ये है और अंदर का हिस्सा ये है। ये सभी को समझ आया या दोबारा बताऊं, पहले ये बताओ, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पहले आपको ये समझना जरूरी है कि है क्या, आंतरिक और बाहरी त्रिज्या होती क्या है, ठीक है। अब मान लो ये पाइप ऐसे है, अब मैं अगर इस पाइप को गिरा दूं नीचे, मान लो ये पाइप मैंने ऐसे जमीन पे रखा हुआ है, अब मैंने इसको गिरा दिया, तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा या नहीं। सामने से अगर मैं इसको देखूं तो सिर्फ इसके मुझे ये 2 हिस्से दिखेंगे। एक मिनट, ऐसे और ऐसे, सिर्फ यही दिखेंगे ना मुझे। अगर ये पाइप ऐसे खड़ा है, अभी मैंने इसको नीचे गिरा दिया, तो और अब मैं उसको देखूं तो मुझे ये दोनों हिस्से दिखेंगे, सिर्फ इस पाइप के जो आगे का हिस्सा है वो तो गिरा हुआ है ना, अगर मैं इसको देखूं तो मुझे ये दोनों हिस्से दिखेंगे। इसी में होता है हमारा आंतरिक और बाहरी का कॉन्सेप्ट। आंतरिक मतलब जो त्रिज्या अंदर वाले वृत्त की है, यानी ये बीच में मान लो केंद्र हो गया, ये इस वृत्त की त्रिज्या हो गई, ठीक है, ये इस वृत्त की त्रिज्या हो गई, और ये मान लो केंद्र हो गया, ये, एक काम करते हैं उसी कलर से बना लेते हैं जिस कलर के ये वृत्त है, तो ये हरे वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई, ठीक है, और ये सफेद वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई, यानी बाहर वाले की। तो ये जो अंदर वाली त्रिज्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, आंतरिक त्रिज्या। इसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक त्रिज्या। और जो ये बाहर सफेद वाली है, क्योंकि ये बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो इसको हम बोलेंगे बाहरी त्रिज्या। ये सबको समझ में आया। इनका यूज हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं, है ना। एक ऐसा पाइप है जिसकी कुछ मोटाई है, अब उसकी कुछ मोटाई है, तो अंदर वाला जो हिस्सा है उसकी कुछ त्रिज्या होगी, और जो बाहर वाला हिस्सा है उसकी कुछ त्रिज्या होगी। तो अंदर वाला जो हिस्सा है उसकी त्रिज्या मानी मैंने आर है, और जो बाहर वाला हिस्सा है उसकी त्रिज्या मैंने बाहरी त्रिज्या बोल दी,
ठीक है, ये सभी को समझ में आया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले बताओ, ये सबको समझ में आया ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है आपको, आंतरिक और बाहरी त्रिज्या का क्या होती है, बताइए जल्दी से। इसके बाद अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन में कहा गया है ऐसा कुछ पाइप है, ठीक है, इसकी आंतरिक व्यास दिया हुआ है हमें। क्या दिया हुआ है? आंतरिक व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो आंतरिक व्यास अगर 4 सेंटीमीटर है, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी बताओ? आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी? व्यास की आधी, 4/2, यानी 2 सेंटीमीटर। और मान लिया ये R1 है, मैंने इसको R1 मान लिया। ठीक है, मैंने इसको क्या मान लिया? R1 बराबर 2 सेंटीमीटर। और जो बाहरी त्रिज्या है, जो बाहरी त्रिज्या है, बाहरी इधर लिख रहा हूं, बाहरी त्रिज्या दी हुई है 4.4 सॉरी, बाहरी व्यास, नॉट त्रिज्या, बाहरी व्यास। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 4.4 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या कितनी होगी? 4.4/2, यानी इसको मैंने R2 बोला, तो R2 बराबर कितना आया? 2.2 सेंटीमीटर। ये सभी को क्लियर हुआ? ये मैंने क्या लिखा है, आंतरिक जो थी उसको मैंने R1 माना, और जो बाहरी थी उसको मैंने R2 माना। यानी अगर मैं सिंपल यहां पर आपको ये त्रिज्या बनाकर दिखा दूं, तो मान लो पाइप ऐसे था, पाइप कैसे था, पाइप कुछ इस तरीके से था, ऐसे गिरा हुआ। तो इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है, यानी अंदर वाले वृत्त की जो त्रिज्या है, वो मैंने R1 मानी है। और जो बाहरी त्रिज्या है, यानी जो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है, उसको मैंने R2 माना है। ये R2। तो मुझे फर्स्ट जो इसका ऑप्शन है वो क्या है? जो फर्स्ट है उसमें आपको निकालना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फर्स्ट पार्ट देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRH। लेकिन मुझे क्या चाहिए? आंतरिक। तो आंतरिक में मैं कौन सा आर लूंगा? आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक में कौन सा आर लूंगा? आंतरिक त्रिज्या वाला, यानी R1। तो 2πR1H। तो जल्दी से R1 और H की वैल्यू रखिए और बताइए क्या आएगा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 × 22/7 गुणा R1 कितना है? 2 गुणा H कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें H 77 सेंटीमीटर। H कितना है? 77 सेंटीमीटर। तो 7 से कट का 11 बार, तो ये बचा 2 दूनी 4, 4 गुणा 22 गुणा 11। तो ये बचेगा आपका 11 × 4 = 44 गुणा 22, 22 × 4 = 88, और 22 × 4 = 88 और 8 = 96, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, ये समझ में आया सभी को? ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या चाहिए था? आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है? 2πRH। आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 2। तो R की जगह 2 रख दिया और आ गया ये। जल्दी से मुझे निकाल के दिखाओ सेकंड पार्ट इसका, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जल्दी से बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए सभी लोग, इधर निकालिए बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में बाहरी त्रिज्या यूज होगी, यानी R2 यूज होगा, यानी ये क्या हो गया? 2πR2H। ठीक है, जो मेरा आंतरिक था उसमें कौन सी त्रिज्या यूज हुई? R1। और जो मेरा बाहरी है उसमें कौन सी यूज होगी? R2। तो यहां पर रख दो, इज इक्वल टू 2 × 22/7 गुणा R2 कितना है? 2.2 गुणा H कितना है? 77। तो इसको सॉल्व करिए सभी लोग, कितना आएगा? तो 7, ये 11 बार गया, 11 दूनी 22, तो 22 गुणा 22 गुणा 2.2, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 और 4 48 गुणा
2.2, 22 चौक 88, 22 अट्ठे 176, 176 और 8 184, हासिल में 18, 22 चौक 88 और 18 106, तो 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, ये सभी को क्लियर हुए दोनों पार्ट? फर्स्ट और सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन सबको समझ में आया? सिर्फ फॉर्मूला लगाया है भाई, उसके बाद आपको गुणा भाग करनी है, बस सिंपल कैलकुलेशन। फॉर्मूला क्या होता है? 2πRH। जब आंतरिक निकालना था तो 2πR1H, जब बाहरी निकालना था तो 2πR2H। इसमें कोई डाउट? ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा तो कर लोगे एग्जाम में। अभी इसके दो ही पार्ट हुए, तीसरा पार्ट थोड़ा समझने लायक है, उसको अभी पढ़ते हैं। पहले बताओ, ये दोनों पार्ट्स आपको क्लियर है? ये दोनों पार्ट्स आपको समझ में आ गए हैं इस क्वेश्चन के? अगर कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में बोला गया है कि आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इनको हटा दूं। ये तो आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो, या आपके दोनों पार्ट्स के सॉल्यूशन है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, चलिए, तो अब बात आती है थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट को करने से पहले आपको पहले थर्ड पार्ट को समझना जरूरी है। मैं ये लिख लेता हूं यहां पर। तो जो मेरा एक मिनट, हाँ यहां लिख लेते हैं। तो जो मेरा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था वो कितना आया था भाई, बताएगा कोई मुझे? आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पहले पार्ट का आंसर क्या आया था? 968 आया था ना, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरा बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया था दूसरे पार्ट का? क्योंकि इनकी मुझे जरूरत पड़ेगी। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था? 1064.8, यही आया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थर्ड पार्ट को। थोड़ा समझो ध्यान से, इसमें बोला क्या गया है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, देखो। इसमें बोला गया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये पाइप है आपका, ये आपका पाइप है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको चाहिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? अगर मान लो इस पाइप के, एक तो बाहर का वक्र पृष्ठ है ना, अगर जो ये कोई पाइप है तो इसके बाहर का वक्र पृष्ठ होगा एक तो, है ना। मान लो ये सेल एक बेलन आकार का है, ये सेल है। तो इसका अगर मैं निकालूं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहला इसका बाहर का, यानी इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा एक तो। एक इसके अंदर का, क्योंकि बीच में से पानी जो निकल रहा है, एक मिनट, बीच में से ये जो पानी निकल रहा है, यहाँ जो अंदर वाला जो हिस्सा है इसका भी तो निकलेगा, इस हिस्से का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। एक तो बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, एक अंदर के हिस्से का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, यानी आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊपर का और नीचे का, समझ में आया? कैसे निकलेगा? कुल बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? एक मिनट, तो मैं यहां पर ये हटा देता हूं। तो थर्ड पार्ट जो है इसका, उसमें आपको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, एक तो बाहर का, पाइप के बाहर का हिस्सा, प्लस आंतरिक, पाइप के अंदर वाला हिस्सा, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस मुझे ये बताओ ऊपर का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? ऊपर वाला हिस्सा कुछ ऐसा दिख रहा था, मैंने अभी बनाया था, इस तरीके का था, ऐसे था और ऐसे था। ठीक है, ये पाइप का ऊपर का हिस्सा है, नीचे का भी ऐसा ही होगा जैसा ऊपर का है। इसकी आंतरिक त्रिज्या थी R1, इसकी बाहरी त्रिज्या थी R2। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इस हिस्से का क्षेत्रफल, किसका?
इस हिस्से का क्षेत्रफल। बीच बीच का हिस्सा तो खोखला है ना, बीच में से तो पानी आएगा पाइप के। ये वाला जो हिस्सा है R1 त्रिज्या वाला, इसमें से तो पानी निकलेगा, ये इसकी मोटाई है, तो ये वाला क्षेत्रफल चाहिए आपको। ये बात समझ में आई सभी को? बीच में से तो पानी निकलेगा, पानी वाली जगह में तो कुछ होता ही नहीं, वो तो खाली है। आपको कौन सा क्षेत्रफल चाहिए? ये जो मोटाई है पाइप की, ये वाला क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हो? पहले ये बताओ, ये समझ में आया क्षेत्रफल कौन सा निकालना है? ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसमें से तो पानी आएगा, इसमें तो कुछ होगा नहीं, तो बची क्या? ये मोटाई, इसका क्षेत्रफल चाहिए मुझे। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अगर मैं इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, अगर मैं इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला घटा दूं, तो मेरे पास आ जाएगा ये वाला क्षेत्रफल। जल्दी बताओ। अब ये पूरे क्षेत्रफल में से, ये पूरा क्षेत्रफल है ना, ये इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं छोटे वाले इस वृत्त का क्षेत्रफल हटा दूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर, है ना। त्रिज्या क्या है? R2 है ना। त्रिज्या, इस पूरे वृत्त की त्रिज्या क्या है? R2, तो पाई R2 स्क्वायर। इस पूरे वृत्त में से मैं बीच वाला घटा रहा हूं, बीच वाले का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर, यानी माइनस माइनस पाई R1 स्क्वायर। ये सबको समझ में आया? मैंने कैसे लिखा, जल्दी बताओ। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या था? त्रिज्या क्या है? R2। पूरे वृत्त की त्रिज्या क्या है? R2। उसका क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर। उसमें से मैं घटा रहा हूं ये बीच वाला छोटा सा वृत्त, पाई R1 स्क्वायर। तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ ये हिस्सा बचेगा जो मैंने शेड किया वो। ठीक है, ये तो हुआ कौन सा? ऊपर का। नीचे का भी सेम यही होगा। जो नीचे वाला हिस्सा है, अभी तो ऊपर वाले हिस्से का निकाला है ना, जो ऊपर वाला हिस्सा था, जो नीचे वाला हिस्सा है उसका भी सेम यही होगा। यानी मैं इसमें क्या कर दूंगा? 2 की गुणा कर दूंगा। मैं इसमें क्या कर दूंगा? 2 की गुणा कर दूंगा। अरे क्या हो गया ये? अच्छा, ठीक है, मैं इसमें क्या कर दूंगा? 2 की गुणा कर दूंगा। इस पूरे में 2 की गुणा, 2 की गुणा, क्योंकि ऊपर का एक तो और नीचे का, तो 2 हो गए ना टोटल। 2 क्षेत्रफल हो गए ना, एक ऊपर का और एक नीचे का, और इसे भी मैं इसमें जोड़ दूंगा। 2 पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। बताइए समझ आया सभी को मैंने क्या किया है? बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बाहर के हिस्से का, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी अंदर के हिस्से का, प्लस 2। 2 क्यों? ऊपर का और नीचे का एक साथ जोड़ा है मैंने 2, और क्षेत्रफल कितना? पाई। पूरे का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर माइनस अंदर वाला मैंने माइनस कर दिया पाई R1 स्क्वायर। बस आपको अब इसमें वैल्यूज रखनी है, आपको आपके थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था? 1000, बाहरी कितना आया था? हाँ, 1064.8। अभी मैंने निकाला था ना, 1064.8। एक काम करता हूँ, जो मैंने आपको बताया ना उसको लिखा रहने देता हूँ, इसको लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ फिर। तो बाहरी कितना आया था? 1064.8, प्लस आंतरिक कितना आया था? 968, प्लस ये कितना आएगा? इसको लिख लो यहाँ पर, प्लस 2 पाई R2 स्क्वायर। पाई कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, 2 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो यहां से क्या बचा? 1064.8 प्लस 968, प्लस इसको सॉल्व कर लो, 2 गुणा 22/7 गुणा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, ठीक है। R2 का मान क्या है? R2 का मान क्या था? 2.2, और R1 का था 2। R2 का मान क्या था? 2.2 का स्क्वायर माइनस R1 का मान था 2 का स्क्वायर। तो 1064.8 प्लस 968 प्लस 22×44/7। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो 2.2 प्लस 2 कितना हुआ? 4.2 गुणा 0.2। ये कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप ये लोग कर ही लोगे, जोड़ना ही है सर। तो 1064.8 प्लस 968 प्लस 44/7 गुणा
4.2 गुणा 0.2, ये इससे कट गया तो बचा 0.6, तो 1064.8 प्लस 968 प्लस 44 गुणा 1.2, 0.6 की 0.2 में गुणा करोगे तो 0.2 आएगा, सॉरी 6 दूनी 12 हो गया, तो 0.12। तो यहां से आपके पास क्या बचा, 1064.8 प्लस 968 प्लस 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, तो 5.28। इनको जोड़ दो तो 1064.8 प्लस 968.0 प्लस 5.28, तो 8 8 और 2 10, हासिल में 1, 4 और 1 5 और 8 13 और 5 18, हासिल में 1, 6 और 6 12 और 1 13, हासिल में 1 9 और 1 10 और 1 और 1 2, तो 2038.08 मीटर। मीटर था या सेंटीमीटर था? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका है थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं पूरा थर्ड पार्ट है आपके इस क्वेश्चन का, थोड़ा बड़ा है। ठीक है, बताओ समझ में आया कुछ? कैलकुलेशन तो देखो, कैलकुलेशन तो आप लोग कर लोगे खुद, लॉजिक इसके पीछे का समझ में आया सभी को? क्या किया है मैंने, पाइप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यह है बाहर का यानी बाहरी, अंदर का यानी आंतरिक, ऊपर का और नीचे का। ऊपर और नीचे का मैंने इससे निकालना बताया आपको। ठीक है, कैसे? यहां से तो बीच में से पानी आएगा, ये तो खोखला होगा ना, बीच में से पानी आएगा, यानी यहां पर तो कुछ होगा नहीं, तो आपको क्या चाहिए, सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए, ये मोटाई है पाइप की ये वाली। तो ये कैसे निकालोगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr2 स्क्वायर, उसमें से माइनस कर दोगे ये अंदर छोटे से वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr1 स्क्वायर, और ये ऊपर का और नीचे का सेम होगा तो 2 की गुणा कर दी, इस वाले को मैंने जोड़ा है यहाँ पर। ठीक है, तो 1064.8 बाहरी आया था, 968 आंतरिक आया था, ये है ऊपर और नीचे का। तो 2 पाई का मान 22/7 गुणा R2 कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.2, R1 कितना है 2, उसके बाद 1064.8 प्लस 968 प्लस 2 गुणा 22 44/7। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया मैंने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, यानी 2.2 प्लस 2 4.2 गुणा ए माइनस बी यानी 2.2 माइनस 2 0.2। फिर ये ऐसे ही लिखा, यहां से 7 से कट गया, सिर्फ गुणा किया, फिर उसके बाद तो इनकी गुणा कर दो सबकी और फिर इन सबको जोड़ दो, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। बताइए समझ आया सभी को ये क्वेश्चन? सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया? बताइए। सच बताना भाई, देखो अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो, सच बताना। मुझसे मुझसे झूठ मत बोलना, किसी से भी झूठ बोलो, मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि अगर मुझसे भी झूठ बोलोगे तो फिर क्या फायदा। मुझसे सच बोलना, नहीं समझ में आया तो कह दो सर नहीं आया समझ में, मैं इसको दोबारा समझा दूं। ठीक है, खुद से इसको ट्राई करना, कोशिश करना। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो भाई बहुत सारे नंबर का है, वैसे आता नहीं है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आता है तो बहुत सारे नंबर का आएगा, 5 4 या 5 नंबर से कम का नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत है। ठीक है, तो इस क्लास को फिर यहीं तक रख लेते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन करने में भी टाइम लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफी बड़ा था, इसमें 3 हिस्से थे, पहला और दूसरा हिस्सा आसान था, तीसरे हिस्से में बस आपको ये पता होना चाहिए कि ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वो जो मोटाई है ना, बस उसका क्षेत्रफल निकालना है, पूरे में से छोटे वाला घटा दो, और 2 की गुणा इसलिए की क्योंकि ऊपर भी वही चीज है नीचे भी वही चीज है, तो 2 की गुणा होगी। ठीक है, तो फिर इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, जाते जाते ये जरूर बता देना आपको समझ आया या नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।